बाजार का मूड बदल रहा है या बदल चुका है। जो फियर फैक्टर्स कल तक डरा रहे थे वो अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। 110 और 120 डॉलर वाला क्रूड अब शांत होकर $72 के पास लौट चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच मंडरा रहा वॉर का संकट भी अब पूरी तरह टलता दिख रहा है। इकोनॉमी की तस्वीर भी ठीक है और FIIs भी अब बेच कर थकते नजर आ रहे हैं। उनकी बिकवाली पर ब्रेक लगा है, भले ही बहुत बड़ी बाइंग ना हुई हो। पिछले 2 सालों से हम चले भी नहीं हैं एक ऐसे समय में जहां कोरिया जैसी मार्केट्स डबल हुई हैं। हमारी मार्केट एक दायरे में रही हैं और कंसोलिडेट की हैं। तो क्या एक नए बुल रन की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, और अगर हाँ तो कहां से लीडरशिप मिलेगी? इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो CNBC आवाज़ के स्टूडियो में आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो बात मैंने कही कि बाजार का एक बुरा दौर बीतता नज़र आ रहा है, एक लग रहा था कि वो जो मार्च और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में हुआ वो एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था जो अब हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तकलीफें आती है सब तरफ से एक साथ आती है। लोगों को पागल की तरह गोल्ड खरीदने का था, $5,000 $55 में गोल्ड खरीदने का था। फिर उसके बाद ऑयल भी डबल हो गया, फिर FIs को भी बेचने का था, AI स्टोरी भी उल्टा हो गया, और उसके ऊपर से ये सूखा मतलब मानसून का भी एक फेयर आ गया। और ऐसा मानसून का फेयर आया कि जून महीने में कि 0 बारिश फॉर द एंटायर 15-20 डेज। तो उसी कारण से क्या होता है, सब ये तकलीफें एक साथ आती हैं। एंड वीकर करेंसी लीड्स टू इवन वीकर मतलब इंटेंस FI सेलिंग। तो ये सब तरह से तकलीफ आई, और फिर भी बाजार जो है कितना नीचे में गया, 23,000 के आसपास गया ना, 22,180 तक गया। वही जो भी, तो वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब ना 26,000 और 22,000 के बीच में पूरा मतलब 2 साल निकाल दिया उन्होंने। और अर्निंग्स धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, कभी 8% कभी 10%। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस ढंग से स्ट्रेंथ दिख रहा है इकोनॉमी में, वैसे भाई सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नंबर आता है आपको ऑटोमोटिव का। बिल्कुल। तो वहाँ पर 22-25% का वॉल्यूम ग्रोथ है। मतलब ट्रैक्टर में 21-22% वॉल्यूम ग्रोथ होना इंडस्ट्री लेवल पे, कार पे 20-22%, आपका ऑटो टू व्हीलर्स में भी सो मेरे ख्याल से एक ग्रोथ का फेज़ आया है इंडियन इकोनॉमी में वापस। क्रेडिट ग्रोथ देखें तो 17% है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इन्फ्लेशन भी 3-4% के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि इस साल नॉमिनल GDP ग्रोथ 11-12% होगा। और अर्निंग्स ग्रोथ विच इज़ द कोर फॉर अस, ऐसा लगता है टू सरप्राइज द एनालिस्ट फर्स्ट टाइम। मतलब उन्होंने बोला होगा यदि मान लो 12% तो आएगा 15-16%, यदि 15% बोलेंगे तो 17-18%। ये पहला साल होगा जब उनको अपसाइड सरप्राइज मिलेगा। और सो मुझे लग रहा है कि ये साल इज़ अ सरप्राइज, अर्निंग सरप्राइज आएगा। और FI का भी थोड़ा रवैया बदलना चाहिए, उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं किसी का। लेकिन यदि उनका रवैया बदले, यदि मान लो खरीदने के बदले में यदि बेचना बंद करें, तो भी बाजार कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। रामदेव साहब, पता है आपने जो पहले आंसर में इतना मुझे सामान दिया है, मैं इसके ऊपर 2 घंटे शो कर सकता हूँ, क्योंकि इतने टॉपिक्स आपने बोले हैं। तो उनमें से मैं पिक करूंगा अब। ठीक है, सबसे पहले जो आपने बात की कि हम 26,000 से 22,200 तक गए। ठीक है, इतनी FI सेलिंग, इतना नेगेटिव सब कुछ होने के बाद पहले वाली मार्केट में अगर इस तरीके के नेगेटिव आए होते तो हम 15,000 हो जाते हैं ना। तो इसमें एक चीज़ तो ये अब क्लियर हो गई कि डोमेस्टिक कहीं नहीं जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। और FII इसमें मैं अगर ये वाला एंगल जोड़ दूं, अगर ये थोड़ी सी कोरिया की मार्केट है या फिर ये जो बाकी की मार्केट है जहाँ पर जिस तरीके से अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, क्या वो पैसा थोड़ा वापस भारत की तरफ लौट सकता है? FI का क्या बिहेवियर होगा उसके बोलने का, उनके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। बट आप काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन भाई एक आदमी से इंटरेक्ट करते हैं, वो तो बेचारा रो रहे हैं। उनका पोर्टफोलियो 1/3 हो गया, हाफ हो गया है, नॉट परफॉर्म, और दूसरे मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो उनके दुख दर्द बहुत अलग है ना। तो उनको अच्छा, उनका प्रायोरिटी भी नहीं इंडिया का लोकेशन। देखिए 20% जो MSCI का लोकेशन था इमर्जिंग मार्केट में, वो घट के 11 हो गया। 11 में भी 4-5% वो लोग बोलते हैं कि 4-5% अंडरवेट है। मतलब नाउ इंडिया इज रिड्यूस्ड टू 6-7% allocation in emerging market. Okay. मतलब it doesn't matter. Actually, India has become irrelevant in overall larger portfolios, which is very unfortunate. But जो sustained selling हुआ है 2-3 साल में, उसके कारण से ऐसी नौबत आई है। लेकिन इंडिया का जो कहानी है वो सेक्युलर कहानी है, उसका कहानी कंपाउंडिंग कहानी है, जो पिछले 10-20 साल में, वो आगे 10-20 साल में भी होगा। और इस साल जो ग्रोथ पिकअप हुआ है, इससे लोगों को फिर वापस मिलेगा। अर्षद भाई, अभी मतलब इंडिया कैन वी अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया कहानी इतना कंपल्सिव है कि डोमेस्टिक्स को खैर खरीदेंगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लुक बैक
एंड दे विल कम, लेकिन जब वो खरीदने आएंगे तो वो प्राइस नहीं मिलेंगे तो आप देखो क्या होता है, मतलब वो ये हमें सब बेच तो चले गए वो, लेकिन उनकी बाइंग भी बहुत तूफान होती है। जब वो उनका जब मूड आता है तो एक दिन में वो $1 बिलियन भी प्राइस नहीं देखते ना, वो तो मतलब एकदम फिर वो खरीदना है तो खरीदना है। एलोकेशन हो गया तो मतलब उनको डालने का है पैसा, और वो जल्दी में डालने का है। तो वो चीज़ जो है, यदि हम सस्टेन्ड अर्निंग, सी आई थिंक दिस इज वेयर द जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिस ढंग से जो इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं दिल्ली में, वो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वो लोग क्या करेंगे अपने पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं वो तो सकते हैं। जैसे हमारी इकोनॉमी 7.5% 8% से ग्रो हो रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। तो वो ग्रोथ जो है जिसके कारण से हो, चाहे क्रेडिट ग्रोथ के कारण से है या गुड सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, जैसे भी है, उनको अच्छा समझ है, मेरे को उतना समझ नहीं है। लेकिन कीपिंग दिस 7.5-8% ग्रोथ विथ 3-4% इन्फ्लेशन, इवन इफ इन्फ्लेशन इज समवॉट हायर, से 4 to 5%, आई थिंक वी शुड नॉट अलाउ द ग्रोथ टू स्लो डाउन। जिस दिन ग्रोथ स्लो डाउन होगा, वो जो रहस्य है वो भी भाग जाएंगे यहाँ से। आपने अर्निंग्स ग्रोथ पर 4 बार बात की और अब आप कह रहे हैं कि 17% के करीब का क्रेडिट ग्रोथ है, 17% क्रेडिट ग्रोथ है, और अर्निंग्स ग्रोथ आप कह रहे हैं कि इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा जितने भी एस्टिमेट्स हैं उसके मुकाबले। तो ये क्रेडिट ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, और क्योंकि आपने कंजम्पशन की बात की, ऑटोमोबाइल नंबर्स की बात की, इन सबको अगर जोड़ दें तो क्या जो 2 सबसे बड़े पिलर हमारी मार्केट के नॉर्मली रहते हैं, कंजम्पशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या वही लीड करेंगे मार्केट को? सी ऑटो कंजम्पशन में आप ऑटोमोटिव को तो आप नंबर देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी नंबर है, आपको अभी 1 हफ्ता पहले नंबर आया सबका, है ना, तो ये मोमेंटम फुल चालू है। अच्छा, आपको जीएसटी कट किया है जो, वो इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डिसीजन, 28 से 18, इससे आपका देखिए जीएसटी कलेक्शन भी इस महीने में 14% बढ़ा है। तो मतलब अब जो वो बेस इफेक्ट था और जो रेट कट हुआ था वो भी रिकवर हो गया, और गवर्नमेंट का रेवेन्यूज आर लुकिंग वेरी गुड। तो ये क्या होता है, ग्रोथ अभी 11-12% इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, तो आपको टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छे से होगा, तो आपको फिस्कल डेफिसिट, ये सब मतलब एवरीथिंग वर्क्स वेरी वेल एक्सेप्ट द इन्फ्लेशन, कि भाई आप ज़्यादा 7.5-8% से ग्रोथ करते हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, वो एक डर रहता है। तो यदि इन्फ्लेशन 3.5-4% है तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी कैन गो ऑन। अब कब तक चल सकता है वो देखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि नाउ मानसून हैज आल्सो पिक्ड अप, सब चीज़ें जो 4-5 चीज़ें थी। अच्छा, इसके बाद से आप ये ना भूलें कि ग्लोबल कैपेक्स बूम है। See, there is one big tailwind, that is the capex boom for the power, for defense, for AI, पर सब तरह का कैपेक्स बूम है। सो इतना ज़्यादा कैपिटल गुड्स कंपनीज में, इतना ज़्यादा, सो कंजम्पशन तो एक तरफ है जो डोमेस्टिक है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स का जो डिमांड है डोमेस्टिक भी है एंड ग्लोबल भी है। सो ऐसा देखा है तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसके कारण से आपका इकोनॉमी कैन ग्रो एट अबाउट मे बी इवन इट मे क्रॉस 8%, बिकॉज देर आर सर्टन फोर्सेज, जैसे आपका जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो डिमांड जो है, जैसे पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में मतलब चारों तरफ मतलब है ना, बिकॉज ऑफ AI, और पहले भी अमेरिका वगैरह में कभी इन्वेस्ट किया नहीं उन्होंने इन ट्रांसमिशन एंड ऑल। इंडिया का तो खैर ग्रोथ चालू ही है। तो सब तरफ आपके जितने भी इक्विपमेंट है, पावर इक्विपमेंट, उनका डिमांड है। उसके चलते जितने मतलब सिर्फ पावर इक्विपमेंट्स आर मेड अप मेटल्स एंड एवरीथिंग, कास्टिंग्स एंड ऑल, तो वो सबका भी डिमांड बढ़ते आ रहा है। तो ऐसा मतलब अच्छा 8% डिमांड में आपको सब चीज़ का कैपेक्स बूम आएगा। देखिए एवरी सिंगल कंपनी इज अनाउंसिंग नाउ, ये जो कंप्लेंट करते हैं कि भाई प्राइवेट कैपेक्स नहीं है, तो प्राइवेट कैपेक्स कब आएगा, जब डिमांड विल एक्सीड द सप्लाई। तो सप्लाई बिल्डअप करने के लिए आप कैपेक्स करो। देखिए आप सब कंपनी जैसे हीरो मोटोकॉर्प, TVS, टेल्को, मारुति, सब ने नए प्लांट हीरो ने अनाउंस किया, सब ने अनाउंस किया, वही तो सब 55-7 हज़ार करोड़ के सब अनाउंस कर। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में ये फेज पिकअप होगा, आप देखना इवन नेस्ले and HULs, which are not known for capex, even they will announce capex. Okay. So मेरे ख्याल से a sustaining 7.5%, 8% growth from here is the key to really attracting domestic as well as foreign attention. What it will do, मतलब ये करेगा कि आपके earnings हो। अब now come to अपना subject, narrow एकदम, है ना। तो मेरा earnings 1150 है अभी EPS, है ना, 25-26 का 1150, 1157 ऐसा कुछ लिखता है मनी कंट्रोल वाले। आप कहिए ना मनी कंट्रोल, तो 1157 लिखा हुआ है। हमारे सब एनालिस्टों का अलग अलग है, बट 1100 सब 1150। तो इस बार यदि 15-17% ग्रोथ आया है तो यू आर लुकिंग एट एनी बिटवीन 1250 to 1300। ओके, 27-28 जो है वो यदि उस वापस 15% बढ़ाओ तो 1450 से 1500 के आसपास EPS आ सकता है, 1500 के। तो 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है यदि मान लो यदि आप P मल्टीपल दो 20-21 का, तो 30 से 32 हज़ार, तो मतलब नाउ मतलब इट इज गेटिंग, सी हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होता, वो कोई 32,000 नहीं जाने वाला, पहले जाएगा 35,000 फिर 32 में आगे रुकेगा। तो ये जो है मतलब नाउ मतलब आप जितना देरी करोगे
उतना ही बड़ा रॉकेट का लॉन्च होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, सिंस आपने टैक्स बॉयंसी की बात की और आपने कहा कि एफआईएस क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। सरकार ने एक छोटा सा स्टेप उठाया, जिस बॉन्ड्स में टैक्स एग्जेम्प्ट किया, बड़ा पैसा आया, ठीक है, और उसका शायद सेंटिमेंट इम्पैक्ट इक्विटी का भी आउटफ्लो रुक गया। क्या थोड़ी सी एक इस पर भी काम हो जाए, थोड़ा सा कुछ समय के लिए, सही 2 साल के लिए, कैपिटल मार्केट को रिवाइव करने के लिए, अगर कैपिटल गेंस टैक्स पर भी थोड़ा सा काम जितना करें हाँ। उतना कम है। मतलब जैसे वो जो उनका जो मेन डिमांड है, वन ऑफ द डिमांड आई बिलीव इसकी भाई आप डॉलर टू डॉलर करो, बिकॉज वो डॉलर लेके आए हाँ। तो रुपी डेप्रिसिएशन होता है, तो वो ये तो परमानेंट प्रॉब्लम है रुपी डेप्रिसिएशन का। तो आप जो है ना जितना डॉलर लेके आए उसके ऊपर ही कैपिटल गेंस लगाए आप। हाँ, हाँ। मतलब आप यदि $1 बिलियन लेके आए हैं तो $1 बिलियन वापस ले आ रहे हो, तो मतलब अभी आप क्या है, रुपी इज डेप्रिशिएटेड सो मच कि एक्चुअली उनको डॉलर में लॉस है, बट रुपी में कैपिटल गेंस आ रहा है, तो उल्टा तो जेब से जा रहा है। हाँ। एक तो घाटा कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो टैक्स भर रहे हाँ। हैं। सो वो दैट इज आई थिंक वेरी सीरियस, और वो जो है ना उसमें तो माफ इमीडिएटली करना चाहिए। ओके। तो वो इस टाइप की सुनवाई जो है ना थोड़ा डायनामिक वे में करेंगे। तो बाकी तो देखिए एक प्रकार देखिए, जब वो आए तब भी टैक्स था, ऐसा नहीं है कि टैक्स बाद में बदल दिया। When they invested in, तो टैक्स तो था ही। वो तो बाद में 90s के बजट में वो चेंज होता है। टैक्स एक मतलब आपके ओवरऑल कैलकुलेशन उसका अंतर पड़ता है, और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट तो जरूर पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स के कारण से लोग नहीं आ रहे हैं, उनके कारण दूसरे हैं। एक तो यहाँ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया था, दूसरा ये एआई में बहुत बड़ा तूफान, बाकी जगह बहुत पैसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारा जो वैल्यूएशन लेवल बिकॉज ऑफ सस्टेन डोमेस्टिक बाइंग, आपका जो वैल्यूएशन था ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया था। वो 10, 12, 15 के पी में थे, और हम 22, 23, 24 में थे। तो हम अब 21 में आ गए हैं, और अगले साल ऐसा लगता है कि अगले साल का ये नंबर आया है तो आप 18 के आसपास आ जाओगे, वो 20 पे आ गए हैं। तो अब वो जो प्रीमियम जो है वो खत्म हो गया है। तो नाउ वी आर इक्वल, एंड नाउ यहाँ से क्या है, मेरा सस्टेन अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। बिल्कुल। देखिए मेरे फाइनेंशियल्स अच्छे हो गए, टेक जो है इतना मारपीट दिया कि आप उसका वेट ही कम हो गया है। अभी क्या है, जो पहले 13-14% था वो 7-8% हो गया। तो इवन इफ इट डजंट ग्रो मच, मतलब टेक में अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है कितना ग्रो करेगा। ठीक है, एआई का उतना ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े इमीडिएटली, लेकिन 7-8% ग्रोथ उतना ही रहने वाला है। तो लेकिन जो आपका जो बिकॉज ऑफ क्रेडिट स्लो डाउन, जो आपका जो 35% आपका बैंकिंग फाइनेंस जो स्लो डाउन हो गया था, उसमें फुल ब्लास्ट है अभी। फुल ब्लास्ट है। अच्छा, आपने जो बात की है, मैं इस पर आता हूँ। आपने इतनी साइकिल देखी हैं, ये जो एआई का बूम आया, इसके बाद अब जो हमारी आईटी स्टॉक्स हैं वो कोविड लेवल पे आ चुके हैं मोर और लेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एज अ सेक्टर यहाँ पर वैल्यू बेट है या फिर वैल्यू ट्रैप है इस समय आईटी में? मतलब आपका व्यू क्या है इस समय? मेरा क्लैरिटी नहीं है मेरे को, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ भी आगे बोलूँगा, इट इज़ हेडविंडेड। हाँ, तो अपने स्टे अवे करेंगे, लेकिन हाँ तो वो नहीं, जो सेक्टर समझ में नहीं आता उसमें अभी, जो समझ में आता उसमें क्या करें अभी, मतलब अब लेकिन इतना पीट दिए, मतलब बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। तो मुझे लगता है इट्स अ डीप वैल्यू नाउ, इट्स क्लियरली डीप वैल्यू। और देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट विन्स देखिए, आप एचसीएल टेक का या टीसीएस का या इन्फोसिस का, दे आर लाइक बिजनेस एज यूजुअल। एक 1.5-2 बिलियन डॉलर का आपको रिन्यू हो रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब एआई हैज़ नॉट सडनली एवेपोरेटेड द मार्केट, यू नो, बट क्या है, एआई इज़ अ ह्यूज टेक्नोलॉजी, मतलब और इवॉल्विंग वेरी रैपिडली, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जीसीसी मूवमेंट जो है ना, जीसीसी मूवमेंट देखिए $100 बिलियन का एक्सपोर्ट होने के लिए सॉफ्टवेयर को करीब लगा 25 साल। 95 में 200 मिलियन था, 200 मिलियन से 100 बिलियन का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने के लिए हमको मेरे ख्याल 100 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ होगा 2015-2017 के आसपास। ओके, जीसीसी 5-7 साल से 10 साल से ज़्यादा चालू हुआ है, और अभी जो है ना 100 बिलियन हो गए इस साल। और उसको बोल रहे हैं जिस स्पीड से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाय 2031-32 इट कुड बी क्लोजर टू 200 बिलियन। तो जो कंबाइंड जो मतलब जो जॉब क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए 3.5-4 मिलियन है, 5 मिलियन होगा सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर 2.5 मिलियन तो ऑलरेडी हो गए। कहाँ पर? जीसीसी में। अच्छा, जीसीसी में पेमेंट्स आर बेटर बिकॉज यू आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर द क्लाइंट्स। यहाँ पर तो इंटरमीडिएट है ना, इन्फोसिस टीसीएस, वहाँ पर तो डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो एट अ कंट्री लेवल द बूम इज एज बिग। ओके, ओके, बूम इज ऑन एक्चुअली, तो एक नई अपॉर्चुनिटी एट अ कंट्री लेवल। हाँ, जो सॉफ्ट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट होता है, दैट अभी आज ही देखिए पेपर में पढ़िए आप, 45 मिलियन का फर्स्ट हाफ में लीजिंग हुआ है इंडिया में, उसमें से 50% इज फॉर जीसीसीज। तो आप समझ लीजिए पूरे साल का कितना होगा, 90 मिलियन। मेरे ख्याल से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉमर्शियल लीजिंग होगा। तो ये जो बूम हो रहा है, इससे देखिए रियल इकोनॉमी किससे इम्पैक्ट पड़ता है। आपने यदि 100 स्क्वायर फुट का किसी को जॉब देते हैं जीसीसी में,
उसको 1000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, तो 100 स्क्वायर फीट तो गूगल बना देगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फीट का घर कौन बनाएगा? सब रियल एस्टेट वाले बनाएंगे। तो और उसमें सब कुछ लगता है, लोहा, लक्कड़, सीमेंट, टाइल्स, ecosystem। पूरा का पूरा फुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और ये ऐसा नहीं 6 महीने के लिए एक बार है, ये परमानेंट है। जो जॉब मिला आपको, आई होप इट इज़ फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो ये जो मतलब जो पुश है इकोनॉमी में, वो रियल है, और उसी कारण से आपका जो डिमांड है सब चीज़ का, वो बढ़ता है। मैं कई लोग से बात करता हूँ, रोज़ ही कोई न कोई मिलता है, सब लोग का नाउ, कई लोग की जो बिजनेसेस जो 2-3 साल से स्टैग्नेंट थी, दे आर सेइंग रिवाइवल। अच्छा राम सर, एक बहुत ही बड़ा मार्केट के लिए एक मूवमेंट आने वाला है, या मतलब आ चुका है। एनएससी का आईपीओ आएगा, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली बिजनेस जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। आपने भी काफ़ी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया था एनएससी में। जब इस तरीके का बिजनेस आकर लिस्ट होता है तो उसके क्या मायने होते हैं बाजार के लिए, और वो पूरे इकोसिस्टम के लिए क्या मायने रखता है फिर? एक तो ये है कि भाई देखिए, आपके पास एनएससी इज़ ऑफ कोर्स सरताज है, मतलब कैपिटल मार्केट का, और मतलब ये ग्लोबली मोस्ट, आई थिंक एनएससी ऐसा कोई मशीन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल। जितना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और जितने एफिशिएंसी से प्रोसेस करते हैं डिफेक्ट फ्री, वो मेरे ख्याल से ऐसा मशीन दुनिया में नहीं। मतलब यानी ये सब मतलब वर्ल्ड वाइड दिस इज वन ऑफ द टेक इनोवेशन का मतलब जगह है। सो यूनिक है। दूसरा ये है कि अब अभी तो मोनोपोली नहीं बोल सकते, अभी ड्यूओपोली है, बीएसई भी है साथ में। लेकिन जो उन्होंने जो बाजार जिस ढंग से डेवलप किया, मैं तो पूरा डे 1 से मैं मेंबर हूँ एनएससी का, तो मैं 94 से देखा हूँ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये जैसे जैसे मेरा इसमें क्या खास बात क्या है कि द राइज ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कुछ नहीं था, मतलब आप समझिए 4-5 साल पहले बीएससी का भी मार्केट कैप 8-10 हज़ार करोड़ था, या उससे भी कम था, है ना। आज के दिन में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ना। सो ये पूरे इंडस्ट्री में 5 कंपनी हो गई जिनकी मोर देन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आपका एनएससी हो जाएगा, बीएससी हो गया है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया है, एसबीआई हो जाएगा, एंड आपका आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। 5 ग्रो, एक ब्रोकर का भी मतलब 1-1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसे 5-6 एंटिटीज़ जो है ना, वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हैं। कितनी इंडस्ट्री जहाँ पर मतलब इतने सारे कंपनी जो है वो मतलब 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा डायरेक्ट। तो मुझे लगता है कि दिस इज राइज ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस इज राइज ऑफ फिनेंशियलाइजेशन, एंड ये तो शुरुआत है। ये तो मतलब 2000 मतलब ये 5 साल की जर्नी हुई। अगले 20 साल में 25 साल में क्या होगा वो आपको ज़्यादा अंदाज होगा इसका। आपसे ज़्यादा किसको अंदाज़ा होगा। अच्छा बिल्कुल, एक और स्पेस रामदेव जी जहाँ पर आप काफ़ी बुलिश रहे और काफ़ी पैसा भी बना, न्यू एज। आपने जेप्टो में भी आप अर्ली इन्वेस्टर रहे, अब उनका भी आईपीओ आ रहा है। ये स्पेस में अभी भी आपको लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा यहाँ से? देखिए, ये तो किसी अनुज एक ख्याल रखिए, कैटेगरी नई कैटेगरी कभी कभी बनती है, रोज़ रोज़ नहीं बनती। जैसे मैंने देखा कि नई कैटेगरी कब बनी, जब 94 में सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुए, तब एचडीएफसी बना। ओके, 800 करोड़ में पूरा एचडीएफसी मिलता था, 40 रुपये भाव था, 200 करोड़ का इक्विटी था। 800,000 करोड़ में एंड ज़बरदस्त लिक्विडिटी था, मतलब यू कुड बाई 10 लाख शेयर्स इन 10 मिनट्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्राइस। ऐसा हालत था। ओके, वहाँ से वो बैंक बना 12 लाख 15 लाख करोड़ का 25 साल में नॉन स्टॉप। तो दैट वाज अ कैटेगरी क्रिएशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेड बाय एचडीएफसी। दैट वाज वन। 2002 में 3 में आपका बना भारती एयरटेल। मतलब जब अपने पास में फ़ोन नहीं था, एमटीएनएल का है वो सब होता था बस। 40 मिलियन टोटल फ़ोन थे, 16 रुपए की एक इनकमिंग कॉल होती थी। वो एक बात है कॉस्ट, लेकिन था ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं था। पूरा कंट्री वो डिसकनेक्टेड कंट्री, अनकनेक्टेड कंट्री। वहाँ जो आपका कैटेगरी खड़ा हुआ, जिसमें मंथ ऑन मंथ देयर वाज 7-8% ग्रोथ। जब हमने भारतीय में पैसे बनाए, ओके, जब वो आईपीओ से भी नीचे आ गया था। हाँ, आधा हो गया था भाव। 44 रुपये में आईपीओ हुआ था, 18 का भाव हो गया था, तो हमने 23 में खरीदा था। वो 23 रुपये वाला शेयर आज 2300 का भाव है। एक 1:1 स्प्लिट के बाद है भाव। बिल्कुल। 18 क्या भाव है भारतीय? 1850-1900 के करीब है। तो 19-3800, मतलब 4000 का भाव है वो 23 रुपये वाला शेयर। ओके, तो ये इस टाइप का कैटेगरी जो क्रिएशन जो होता है ना, एक तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत बड़ा होता है। तो ये जो आपको क्विक कॉमर्स है, ये बहुत बड़ा कैटेगरी क्रिएशन है। इस ये कैटेगरी जो है, मुझे लगता है कि आज के दिन में घाटे में है पक्का, बट ये कैटेगरी जो बनेगा, मतलब मेरे को लगता है इट विल बी लाइक अ 30, 40, 50 लाख करोड़ कैटेगरी इन नेक्स्ट से 10 ईयर्स।
ओके 10 ईयर्स में पक्का ये 30-35-40 लाख करोड़, ये पूरा इट विल चेंज द रिटेलिंग। मतलब आपके घर में किस ढंग से ग्रोसरी खरीदी जाती है वो बदल जाएगा पूरा। ऐसा नहीं कि ये कॉर्नर शॉप कहीं जा रहा है, लेकिन कोई बोलता है कि भाई 50-50 हो जाएगा। जो कॉर्नर शॉप है वो चलेगा और बाकी जो सब क्विक कॉमर्स आएगा और उसके जो भी और दूसरे भी फॉर्मेट्स आएंगे स्पेशलाइज्ड। तो डिलीवर्ड एट होम विल बी द वे टू बाय द ग्रोसरी। ग्रोसरी का बोलते हैं 600 बिलियन का मार्केट है अभी, जो मेनली जनरल ट्रेड से होता है, जीटी से। अगले 10 साल में तो डबल हो ही जाएगा। ठीक बात है ना। तो जो जब 1 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ का कैटेगरी बनेगा ये, उसमें से 50% विल बी क्विक कॉमर्स, तो 40-50 लाख करोड़ का बनेगा। अभी कितना है? 1 लाख करोड़ का। तो बहुत, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बोला, ये मालूम है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अच्छा, इसमें क्या है, बिकॉज दे आर बिल्डिंग द कैटेगरी, देयर आर लॉसेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इनके पास कोई स्टोर्स है नहीं। तो जो भी आप कस्टमर लेके आते हो उसका देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसका अकाउंटिंग का चक्कर है कि भाई सब आपको P&L में ही लिखना पड़ता है, जो भी कॉस्ट है। अभी आज के दिन में यदि 50,000 वो टर्नओवर है, तो 50,000 टर्नओवर क्या बिना कुछ दुकान खोले तो हो जाएगा? देयर विल बी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर्स, उसके लिए आपको पैसे लगते हैं, तो 10-12 हज़ार करोड़ लगा होगा उनको। सो ये जो लॉस जो है वो अच्छा नहीं दिखता है पब्लिक इन्वेस्टर के लिए। इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग टू सी। अब ये कब तक चलेगा, कभी, मतलब इसका ये तो जरूरी है कि दे विल मेक मनी, पूरा कैटेगरी विल मेक मनी। हु विंस हु लूजेस वो समय बताएगा, बट बहुत बड़ा कैटेगरी बनेगा, ख्याल रखिए। 25-30 लाख करोड़ तो मेरे को पक्का दिख रहा है अगले 10-12 साल में। तो यहाँ से भी इट कैन कीप ग्रोइंग एट 40-50% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, मे बी ए डिकेड और 2। अब सवाल ये इसमें जीतेगा कौन? तो पहले हमने स्विगी में लगाया, तो स्विगी में भी पैसे नहीं बने, जो भाव से लिस्ट हुआ वही भाव से, मतलब भाव है, समझ लो, पैसे नहीं बने। अभी जेप्टो है, उसमें भी पैसे नहीं बने हैं, पैसे नहीं बने। जब लिस्ट होगा तो मालूम पड़ेगा क्या होता है, तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं एक ही बोल रहा हूँ, हमको मालूम है होगा क्या। नहीं, इटर्नल में अच्छा पैसा बना आपका, लेकिन इटर्नल में अच्छा पैसा बना, उसमें 2-4 बार आगे पीछे अच्छा है, उसमें पैसे बने। और सी इसमें क्या, विनर, इट्स नॉट विनर टेक्स इट ऑल। इसमें जैसे अभी टेलीकॉम है, अब 50% जियो के पास है, 50% भारती के पास, दोनों मजा कर रहे हैं, दोनों 50-50 करोड़ कमा रहे हैं। तो ऐसे ये भी बनेगा। और ये रियल FMCG है, इसमें एसेट लाइट है, बहुत एसेट लाइट है। टेलीकॉम इज वेरी एसेट हैवी। उधर अभी भी जियो का ROE इज नॉट मोर देन 14-15%। इधर क्या है, कैपिटल एसेट है ही नहीं, मतलब बैलेंस शीट इज एब्सोल्युटली लाइट। तो जिस दिन भी प्रॉफिट आएगा ROE भी 100-150%। सो दिस इज 100 PE बिजनेस। यदि 1000 करोड़ भी कमाया, अब जैसे मान लो ब्लिंकिट का मान लो 1 लाख करोड़ टर्न होता है और 2% नेट मार्जिन कमाता है, 2000 करोड़ होता है, तो 2000 करोड़ 100 का पी के 2 लाख करोड़ बनता है मिनिमम। ऐसे वैल्यूएशन बनेंगे इसके। सो ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए रियल मालूम पड़ेगा जब लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके पहले तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा रामदास सर, 2 सवाल। एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर आपको लग रहा है कि कंसेंसस बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको लेकर नेगेटिव हो, ऐसा कोई सेक्टर है, ऐसी कोई थीम है ना? AI। अच्छा, ठीक है। क्योंकि समझ में नहीं आता है, थोड़ा बात तो ये भी है कि समझ में नहीं आता। मेरे जो चीज़ समझ में नहीं आता उससे मैं दूर ही रहता हूँ। तो अब ये क्या है, AI सी टेक्नोलॉजी तो बहुत एक्साइटिंग, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, लेकिन पैसे कैसे बनेंगे और कौन बनाएगा पैसा, वो समझने का बहुत मुश्किल है। ठीक है। और कोई ऐसी थीम जिस पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि इस समय एक्यूमुलेट करने का समय है, ऐसी कोई थीम? सेलेक्टिव है ना, मतलब यही जो बता रहा हूँ मैं, सब इन्हीं में से कोई कंपनी खोजो आप। ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। मैं नहीं बोलना चाहता नाम, बट मतलब आई सी बैंकिंग में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड FI सेलिंग एंड स्लो डाउन इन द HDFC, सी व्हेनेवर कैटेगरी लीडर उसका वैल्यूएशन क्रंच होता है तो पूरे सेक्टर का क्रंच हो जाता है। आप यदि मान लो साउथ बॉम्बे में रियल एस्टेट का दाम गिरा दो, पूरे कंट्री का रियल एस्टेट गिर जाएगा, पूरे कंट्री गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, तो ये क्या है, ये साउथ बॉम्बे था हमारा, मलाबार हिल था, मलाबार हिल एकदम नाक पे था। अब उसका आपने 12-13 का पी कर दिया, 14 का पी कर दिया, तो बाकी तो कितना प्रीमियम ले लोगे यार आप। ठीक बात है। तो उसी का अब जो है, ये क्वार्टर का जो उनका जो नंबर आया है, इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए। नाउ दे आर ग्रोइंग एट 14-15% बिकॉज क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 17। और वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज वो भी खत्म हो गए पूरे। तो अब क्या है कि नाउ उनका जो ट्रांजिशन था वो शायद मेरे ख्याल से काफी कुछ 80-90% खत्म हो गया, एंड नाउ दे आर ग्रोइंग एट एटलीस्ट द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सो उससे क्या होगा कि भाई आपका जो देखिए FI का होल्डिंग था 54% एट द पीक, दे सोल्ड 12%।
12% ऑफ 12 लाख, मतलब एक 1.5 लाख करोड़ तो खाली HDFC बैंक देती है उन्होंने। हाँ हाँ अब पता नहीं ये भाव अभी वो क्या करेंगे यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि ये भाव से बेचेंगे वो लोग, बट दे स्टिल ओन 42-43%। चलिए तो ये जो है ना इस टाइप का, उसी कारण से क्या हुआ पूरा इंडस्ट्री का मतलब, बट 17 का क्रेडिट ग्रोथ में यू आर एबल टू गेट द स्टॉक्स एट 12-13 PE, मुझे तो नहीं समझ में आता है। इट इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। चलिए रामदेव जी, समय की कमी होती है क्योंकि आधे घंटे का शो कर पाते हैं हम, पॉडकास्ट तो हम लंबा कर सकते हैं वैसे। अच्छा, एक फिर आखिरी सवाल आपसे। नॉर्मली मैं जब भी आपसे बात करता हूँ आप बात कहते हैं कि हमको सिर्फ ये देखना है कि डाउन साइड कितनी, क्योंकि अपसाइड तो जैसे आपने बोला 35,000 36,000 भी जा सकता है। अभी जो वॉर का लो बना था, आपको लग रहा है कि ये हमारा नहीं टूटना चाहिए अभी, तो मतलब है ना कुछ और नया कार्यक्रम होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि देखिए मेरे को अर्निंग्स का ज़्यादा भरोसा है एंड मेरे को लगता है एनालिस्ट लोग देर अंडर एस्टिमेटिंग, मैं तो वी कुड बी क्लोजर टू 1500 in 28 इन 2020 यदि 15-17% क्रेडिट ग्रोथ रहा तो मैं बोलता हूँ आपको 27-28 विल सरप्राइजेस, क्योंकि अभी देखिए 26-27 में अभी भी मतलब पहला क्वार्टर तो $100 ऑयल में हुआ, तो पहला क्वार्टर थोड़ा इफी रहेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। टॉप लाइन तो भयंकर आएगा लेकिन मार्जिन थोड़ा स्क्वीज रहेगा। बट ये जो $60-70 का ऑयल है, अभी $70 तो हुआ है ना, अभी ऐसा रुका थोड़ी है यहाँ से, हो सकता है इट कैन फॉल वेरी शार्पली। तो ये कैसे बनता है, मतलब पूरा इकोनॉमी कैसे चलता है यहाँ से, मुझे आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ये साल तो बहुत अच्छा चलेगा, फिर देखिए कैसे इन्फ्लेशन चलता है। चलिए, अच्छा, रिधम देसाई का बुल केस टारगेट है सेंसेक्स का 1 लाख, फिर रामदेव अग्रवाल का बुल केस टारगेट क्या होगा? अरे मेरा तो 5-6 साल का टारगेट रहता है, हर बार डबल ही रहता है। जैसे बताया ना, ये आपका निफ्टी 50,000 पक्का होगा 5 से 6 साल में, और ये भी आप डबल कर लो क्या। चलिए, डबल कर लेंगे। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। चलिए, मार्केट गुरु की सीरीज़ में आज इतना ही, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।